चलो आ जाओ। आज तुम लोग का डेमो है ना, यानी आज आप लोग का डेमो क्लासेस डेमो है, पहला दिन है। सब लोग 10th का एग्ज़ाम दे के आए होंगे, रिज़ल्ट आया नहीं आया है, अभी आने में समय है। अच्छा, बहुत लोग के मन में ये चीज़ अभी भी तुम लोग के दिमाग में ये घूम रहा होगा कि हम साइंस लें, हम कॉमर्स लें या हम आर्ट्स लें, साइंस लें, कॉमर्स लें कि आर्ट्स लें, है ना। बहुत के दिमाग में ये रहता है। और साइंस में हम यहाँ कन्फ्यूजन ये आ जाता है कि हम मैथ्स लें या बायो लें, मैथ्स या बायो लें। तो हम आज कुछ ये सब छोटी छोटी बातों को भी बताएंगे कि कौन सा लेने से बेहतर रहता है, मैथ्स लेने से या बायो लेने से। इससे हम लोग बोलते हैं स्ट्रीम, बोलते हैं क्या, स्ट्रीम। जैसे कि कहीं तुम जा रहे हो, ठीक है, बोलेगा कौन सा क्लास में पढ़ते हो, तो तुम लोग बोलोगे 12th में, ऑब्वियसली 12th में पढ़ रहे हो। लेकिन वहाँ पूछ देता है हम लोग से कि कौन सा स्ट्रीम रखे हो, तो लड़के लोग घबरा जाते हैं कि ये स्ट्रीम क्या होता है यार, तो फिर से वो बोल देता है 12th। लेकिन स्ट्रीम का मतलब होता है कि आप साइंस बैकग्राउंड से हो कि कॉमर्स से हो कि आर्ट्स से हो। स्ट्रीम का मतलब हम लोग क्या बोलते हैं, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स। क्लास पूछेगा तो 12th, 11, 12th है। अगर स्ट्रीम पूछे तो हम लोग साइंस। अब देखो यहाँ हम लोग इसमें किसको एडमिशन लेने चाहिए, इसमें किसको एडमिशन लेने चाहिए, इसमें किसको एडमिशन लेनी चाहिए, सभी को बारीकी से बता देंगे। उसके बाद हम अपने सब्जेक्ट के बारे में भी बताएंगे, कुछ हल्का सा हम लोग पढ़ेंगे भी आज के सेशन में। देखो, आर्ट्स हम वे सब स्टूडेंट को प्रेफर करते हैं, आर्ट्स हम वे सब स्टूडेंट को प्रेफर करते हैं जिसको टेक्नोलॉजी से कोई मतलब नहीं है, गवर्नमेंट के एग्ज़ाम फोड़ने हैं। जैसे कि कोई बंदा को यूपीएससी, जेपीएससी, हमको लग रहा है कि हम यूपीएससी को फोड़ सकते हैं, जेपीएससी को फोड़ सकते हैं, तो सबसे बढ़िया है कि आप आर्ट्स ले लो और अभी से ही प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो अपने यूपीएससी का। क्योंकि आपके यूपीएससी में फिजिक्स और केमिस्ट्री के उतने प्रश्न नहीं रहेंगे जितने आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के रहेंगे। तो हम लोग के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी यहाँ आते हैं, ठीक है। ये कॉमर्स क्या है, जो सीए, चार्टर्ड अकाउंट या बैंकिंग प्रोफेशन में उनका इंटरेस्ट है, क्या, बैंकिंग जॉब में, वो सब के लिए कॉमर्स बेहतरीन है। क्या, कॉमर्स बेहतरीन है। साइंस किसके लिए है, साइंस ये सब के लिए भी है, ये सब के लिए भी है। ये सब लड़के साइंस आराम से रख सकते हैं, ये सब भी लड़के आराम से साइंस रख सकते हैं। साइंस का फ़ायदा क्या है, अगर आप ये रखते हो तो ये सब आपके अंदर इनबिल्ट रहेगा। पहला चीज़, साइंस रखने से आपके इंजीनियरिंग के, जैसे कि हमको इंजीनियर बनना है, हमको आधुनिक भारत में अपनी कुछ सहयोग करने हैं इंजीनियर बन के, तो आप इंजीनियर बनो। आप अगर डॉक्टर बनना चाहते हो तो डॉक्टर यहीं से बना जाता है। आप अगर यूपीएससी क्रैक करना चाहते हो तो आप यहाँ से भी यूपीएससी क्रैक कर सकते हो। आप जेपीएससी क्रैक करना चाहते हो तो जेपीएससी कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ मेरे पास समस्या आता है कि हम मैथ रखें कि बायो रखें, क्या, मैथ या बायो, मैथ या बायो। अच्छा, आप लोग को पता है, एक चीज़ बताओ तो, क्या आर्ट्स में मैथ होते हैं, किसको किसको नहीं पता। आर्ट्स में मैथ होता है, आर्ट्स में भी मैथ होता है। क्या वो मैथ कैसे रहते हैं, जैसे यहाँ के साइंस वाले लड़के मैथ पढ़ते हैं ना, वही मैथ यहाँ रहता है। लेकिन हम लोग को बताया नहीं जाता है, हम लोग को बताते नहीं हैं कि आर्ट्स में मैथ होता है। आर्ट्स में मैथ इसलिए दिया है कि बाय चांस गलती से आप आर्ट्स रख लिए और आर्ट्स में आप मैथ भी रखे हो, क्या, वैसे जो बंदे आर्ट्स करते हैं वो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में नहीं जा सकता है ना, लेकिन जो बंदे आर्ट्स लेके मैथ रख लिया है ना बालक, वो बंदे इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जा सकते हैं, एमसीए कर सकते हैं, बीसीए कर सकते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं, अगर आपके घर तरफ कोई दोस्त है जो आर्ट्स रखता है, उसको आप बताओ कि आप आर्ट्स में भी मैथ रख लो। इससे क्या होगा, भविष्य में आपको इंजीनियरिंग करने का मन करेगा तो आप उस मैथ से इंजीनियरिंग कर सकते हो। समझ में आ रहा है। अब यहाँ आता है मैथ और बायो। मैथ हम इंजीनियरिंग
या कॉम्पिटिटिव के लिए सबसे बेस्ट है मैथ। बायो अगर रखना है तो आप MBBS, JEE, नीट, MBBS, नीट, ये सब के लिए ज़रूरी है। और आप लोग को पता है ये सब में कितना फाइट है। अगर आप ये सब चीज़ प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो 1 करोड़ रुपया लगता है, 80 लाख फी रहता है MBBS का। तो बाय चांस अगर आप बायो रख लिए और आपके घर में पैसा नहीं है और आप नीट क्रैक नहीं कर पाओगे तो पता चलेगा कि क्या कर लिए यार। तो यहाँ अगर आप मैथ रखे हो तो बाय चांस आप इंजीनियरिंग कॉम्पिटिटिव क्वालिफाई नहीं कर पाए हो तो इंजीनियरिंग आराम से कर सकते हो, कम पैसा में भी हो जाता है और आप आराम से कोई कंपनी में जॉब कर सकते हो। तो मैथ यहाँ बेटर ऑप्शन होता है जो हम पढ़ाते हैं। लेकिन अगर आपको बायो भी रखने तो आप आराम से रख सकते हो। मैथ और बायो दोनों भी रखा जाता है, मैथ और बायो दोनों भी। हम आप लोग को पढ़ाएंगे क्या? मैथ्स पढ़ाएंगे। तो हम मैथ्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताते हैं। हमारे दुनिया में 2 ही सब्जेक्ट हैं जो एब्सोल्यूट सब्जेक्ट हैं। क्या हैं? एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब कौन कौन जानते हो? क्या कुछ समझते हो एब्सोल्यूट मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट का मतलब होता है पूर्ण, जो अपने आप में पर्याप्त है, जो अपने आप में पर्याप्त है। मतलब हमको दूसरे से कोई लेना देना नहीं है भाई, हम खुद अकेले काफ़ी हैं। जो बोलते हो ना अकेले काफ़ी हैं, ये चीज़ कहने के लिए 2 ही सब्जेक्ट हैं दुनिया में। दुनिया में कितने सब्जेक्ट एब्सोल्यूट हैं? 2, पहला और दूसरा। पहला आता है मैथ्स, यानी अगर आप मैथ्स रखते हो तो आपका सब्जेक्ट एब्सोल्यूट है। अगर आप फिजिक्स रखोगे तो देखना मैथ के सारे टॉपिक उसमें आते हैं, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वाले मैथ से चोरी किए हैं। दुनिया में जब सब्जेक्ट को बनाया था ना तो एक मैथ बनाया था और एक फिलॉसफी बनाया था, उसके बाद यहीं से सब्जेक्ट सब बने हैं। तो एब्सोल्यूट सब्जेक्ट पहला कौन सा है? मैथ है। और दूसरा आर्ट्स में आता है फिलॉसफी। क्या आते हैं? फिलॉसफी। तो अगर आप मैथ रखते हो तो आप एक चीज़ ये बोल सकते हो कि हम अपने आप में अकेले ही काफ़ी हैं। तो ये रहा मैथ के बारे में कुछ हल्का सा इम्पोर्टेंस, ठीक है। आप मेरे पास पढ़ोगे ना तो आप अगर कहीं डेमो जाओगे ना तो इतना चीज़ नहीं बताएंगे मैथ के बारे में, क्योंकि मैथ के बारे में उनको पता ही नहीं है। हम मैथ को बहुत गहरे से पढ़े हैं, मैथ को बहुत गहरे से। अच्छा, तुम लोग को ये लग रहा होगा कि आपका एज ऐसा है, आप पढ़े लिखे हैं कि नहीं ना। तो चलो आ जाओ। नहीं, बहुत के मन में आता है, ठीक है भाई, हम बताएंगे, सभी चीज़ बताएंगे। ये वर्ड तुम लोग सुने हो? KYC, ये वर्ड कौन कौन सुने हो? सब लोग सुने हो? ये KYC हम लोग बैंक में करवाते हैं ना। बैंक में तुम लोग गया होगा, KYC करवाओ जी तब तुम्हारा खाता शुरू होगा। फ्रीज कर देता है, KYC करवाओ, एक फ़ोटो चिपकाना पड़ता है, आधार लगाना पड़ता है, फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। अच्छा, बैंक में नहीं किए हो तो सिम कार्ड में पहले होता था KYC करवाओ, सिम कार्ड को KYC। चलो यहाँ भी नहीं किए हो तो तुम लोग आधार में तो पक्का करवाए हो भाई, आधार में KYC। बालक हम सभी चीज़ बताएंगे, टेंशन ना लो। जहाँ इतने मज़े से पढ़ाएंगे ना भूल जाओगे मैथ। अच्छा, आधार में भी नहीं करवाए तो जीवन तो साधारण गुजरा होगा गांव तरफ में ही। अभी पता है ना, राशन कार्ड जानते हो, उसमें जाके ठेपा देना पड़ता है, कहाँ है? KYC करवाने के लिए। तो हम लोग KYC यहाँ करवाएं। अगर तुम लोग एक्स्ट्रा जगह करवाए हो तो बता सकते हो, लेकिन हम इतना जगह जानते हैं, यहाँ करवाएं, हम सभी में करवाएं। अच्छा, KYC हम लोग क्यों करवाते हैं? क्या इसके बारे में तुमको पता है? नहीं पता, हम बताएंगे ना। KYC का मीनिंग होता है K फॉर नो, Y फॉर योर, C फॉर कस्टमर। इसका मतलब नो योर कस्टमर, अपने ग्राहक को जानो। बैंक वाला तुमसे KYC करवाए तो हम बैंक वाला हैं, हम तुमसे KYC करवाएं मतलब तुम मेरे ग्राहक हो। हम तुम्हारे बारे में जानेंगे कि इसका नाम क्या है, इसका घर कहाँ है, कितना पैसा रखता है, क्या करता है, इसीलिए KYC करवाते हैं। आधार में करवाते थे ना तो हम लोग ये होता है कि इसका घर कहाँ है, कौन ब्लॉक में पड़ता है, इसीलिए मतलब वो जानना चाहता है अपने ग्राहक के बारे में कि तुम्हारा घर क्या है, तुम क्या करते हो, ये चीज़। उसी तरह राशन कार्ड वाला करवा है तो यहाँ से एक वर्ड तुम्हारे पास आ गया है। क्या? यहाँ से एक नया वर्ड तुम्हारे जीवन में आया है, KYT। क्या इसका मतलब जानते हो? किसी कोई पता है? किसी को पता है? नहीं पता। इसका मतलब होता है नो योर टीचर। अब बालक तुम लोग मेरे से पढ़ोगे
पढ़ोगे? आप मेरे से पढ़ोगे यार। तो जब बैंक वाला में हम लोग जुड़ते हैं तो बैंक वाला मेरे बारे में जानना चाहता है। अब तुम लोग मेरे से पढ़ोगे तो तुम लोग के दिल में इच्छा नहीं होगा कि हम भी जानें कि कौन है ये बंदा, क्या करके आया है। तो इसका मतलब है नो योर टीचर, अपने शिक्षक को जानो। मतलब अभी तुम लोग क्या जानोगे? मेरे बारे में जानोगे। यहाँ तुम्हारे सभी समस्या ख़त्म हो जाएंगे। मेरा अगर नाम पूछोगे तो मेरा नाम है आशीष कुमार वर्मा, लेकिन हमको स्टूडेंट प्यार से, गुस्सा से आंसू भैया बोलते हैं ऑनलाइन, ठीक है? सभी तरह से गाली देके भी आंसू भैया ही बोलता है। प्यार से, गुस्सा से, गाली देके क्या आंसू भैया। प्यार झलकता है यार, प्यार झलकता है। भैया हम इसलिए बोलते हैं ना, सर से तुम लोग डाउट सिर्फ पूछ सकते हो ना, मैथ की डाउट, और अपने भैया रहते हैं ना तो हम अपने फाइनेंशियली, अपने पर्सनल इशू भी पूछ सकते हैं। तो उस सब के लिए बिंदास रहना, सभी में हेल्प करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। मेरे से पूछोगे मेरा घर कहाँ है ना, मेरा घर रेम्बा गिरिडीह है। कहाँ है? रेम्बा गिरिडीह। जानते हो रेम्बा? जानते हो? आ जाओ। अच्छा, तुम लोग मेरे से पढ़ने के लिए क्या है? 11th 12th ना, 11th और 12th। जो भारत सरकार होते हैं या झारखंड सरकार होते हैं, वो 11 12 को पढ़ाने के लिए जो शिक्षक सरकारी स्कूल में जो रखते हैं, क्या ऐसे किसी को उठा के रख लेते हैं क्या? नहीं। वो सब से क्या बोलते हैं कि आपको इतना चीज़ डिग्री चाहिए और ये एग्ज़ाम क्वालिफाई होनी चाहिए ना। तो 11 12 को पढ़ाने के लिए क्या क्या डिग्री चाहिए पता है? हम बता देते हैं। MSc चाहिए। क्या चाहिए? MSc चाहिए। उसके साथ में B.Ed चाहिए, उसके साथ में C.Tet चाहिए, उसके साथ में S.Tet चाहिए। अब तुम पूछोगे आंसू भैया आप भी 11 12 पढ़ा रहे हैं, क्या आप इतना चीज़ किए हैं कि नहीं, या ऐसे ज़बरदस्ती नहीं पढ़ा रहे हैं? तो आपके आंसू भैया ये सभी एग्ज़ाम को क्वालिफाई किए हैं। B.Ed भी है, C.Tet भी है, S.Tet भी है, MSc भी है। बालक ग्रेड में आपको ये सब बहुत टीचर मिल जाएंगे, लेकिन C.Tet और S.Tet बहुत कम होते हैं। ये क्या होते हैं? ये डिग्री होते हैं बालक, जो कोई भी कॉलेज से तुम ले लोगे। लेकिन ये क्या होते हैं? C.Tet और S.Tet होते हैं। ये होता है C फॉर सेंट्रल, सेंट्रल मतलब भारत, S फॉर स्टेट, स्टेट मतलब राज्य होता है। तो भारत सरकार बोलता है कि आपने टीचर बनने के लिए डिग्री ले लिया है, मतलब आप टीचर बनने के लायक हैं, बैग गिरेगा तुम्हारा। तो आप टीचर बनने के लायक हो गए हैं, लेकिन आप बने नहीं हैं। आप ये C.Tet एग्ज़ाम पास करोगे ना तो आप टीचर बन जाओगे, क्योंकि इसका मतलब होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। टीचर बनने के लिए टेस्ट है, आप इसको पास कीजिए, आप टीचर बन जाओगे। तो आपके आंसू भैया सेंट्रल और स्टेट दोनों पास किए हैं। अगर कोई शक होगा तो भाई दिखा देते हैं। ये आपको देखो, ये S.Tet है ना, आशीष कुमार वर्मा है, 150 में 112 स्कोर किए हैं। क्या किया है? क्वालिफाइड है ना। ये कौन है? S.Tet है। देखो STET, S.Tet 2023 में हम पास किए हैं। ये चीज़ हो गया। अगर मन कर रहा होगा कि C.Tet आप पास किए हो, आप S.Tet बताए, C.Tet देखो, C.Tet है ना, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, C.Tet। क्या आपके है ना आशीष कुमार वर्मा? ये आपके आंसू भी हैं। लॉकडाउन के समय था, बाल लंबा था, बाल लंबा था। क्या क्वालिफाइड है? 150 में 98 स्कोर किए हैं, सारे एग्ज़ाम क्वालिफाइड हैं। तो ये दिमाग में नहीं रहना चाहिए कि आप क्वालिफाइड हो या नहीं हो। ओके। हम आप लोग को क्या पढ़ाएंगे? मैथ्स। क्या? मैथ्स। आंसू भैया मैथ्स में आप ऐसा तो नहीं है, बहुत यहाँ ये बोल देता है कि फेल होके मैथ पढ़ा रहा है। तो मैथ में आप तो ऐसे तो नहीं है कि फेल कर गए हैं। तो मैथ्स में अगर मेरा 10th में स्कोर पूछे गए तो हम 100 में 100 स्कोर किए हैं। 12th में पूछोगे तो हम 91 आउट ऑफ 100 स्कोर किए हैं। अगर ग्रेजुएशन में पूछोगे तो हम 7th टॉपर रहे हैं अपने कॉलेज के। और वो कॉलेज कौन सा था? सेंट कोलंबस कॉलेज, सेंट कोलंबस कॉलेज हजारीबाग। ये मेरा कहाँ था? इंटर साइंस कॉलेज हजारीबाग।
ये मेरा कहाँ था, हाई स्कूल बदडीहा, झारखंडी के पास है। लेकिन अगर यहाँ भी आप लोग को शक हो रहा है कि नहीं आप 100 में 100 नहीं लाए होगे, क्या आशीष कुमार वर्मा है, हाई स्कूल बदडीहा जमुआ है, क्या आपके मैथ यही है ना, 80 20 100 में 100 100 है ना, तो आपके आंसू भैया वो सभी एग्ज़ाम को फोड़ के आए हैं जो एग्ज़ाम को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, गॉट इट, ओके। अब मेन चीज़ आता है, आप एक्सपीरियंस टीचर हो कि नहीं, आप एक्सपीरियंस हो कि नहीं। तो एक्सपीरियंस के बारे में मेरे से पूछोगे तो बालक एक्सपीरियंस बहुत जगह हम पढ़ाएँ, हम हजारीबाग में भी पढ़ाएँ, हम पटना में भी पढ़ाएँ, हम गिरिडीह में भी पढ़ाए हैं, हम अपने गांव रेम्बा में भी पढ़ाएँ, सब जगह पढ़ाएँ। हजारीबाग में 11 12, ठीक है। यहाँ हम 2016 से 17 तक पढ़ाए थे, उसके बाद हम छोड़ क्यों दिए थे, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब का हम प्रिपरेशन कर रहे थे। पटना हम 2019 में गए थे बालक, कहाँ, पटना हम 2019 में गए थे गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करने के लिए। मेरा ग्रेजुएशन हो गया था 2019 में, तो हम पटना मूव किए थे। पटना में हम एनडीए का मैथ पढ़ाते थे, क्या, एनडीए का मैथ्स और इंग्लिश पढ़ाते थे। एनडीए 11 12 से टॉप लेवल के होते हैं, यूपीएससी एग्ज़ाम करवाता है उसका, तो एनडीए को हम पढ़ाते थे। हाँ, सीयूईटी भी हम पढ़ाते हैं। उसके बाद गिरिडीह में हम 11 12 2024 से पढ़ा रहे हैं गिरिडीह में। रेम्बा में हम 2020 से 2024 तक 11 12 10th पॉलिटेक्निक, सीयूईटी और एनडीए का ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ाते थे। मेरा अभी भी यूट्यूब पे जाके देख लोगे 2019 20 21 22 का वीडियो बहुत पढ़ा। तो ये मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है। और कोई डाउट है तो बताओ, और कुछ जानना है, नहीं जानना है। अब आते हैं हम लोग पढ़ने पे। क्या पढ़ने पे, बहुत बेसिक चीज़ अभी पढ़ाएंगे। 10th के वो चीज़ जो पढ़े तो हो लेकिन उतने क्रिस्टल क्लियर नहीं हुए हैं, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट को हम यहाँ क्रिस्टल क्लियर करेंगे। बालक 9th और 10th में, 9th में पहला चैप्टर मेरा है संख्या पद्धति। हिंदी मीडियम से हो, संख्या पद्धति, हिंदी मीडियम से हो ना, संख्या पद्धति। 10th में हम लोग वास्तविक नंबर, क्या, वास्तविक संख्या, यही है ना, हम लोग ये सब पढ़े हैं। क्या हम लोग नंबर के बारे में जानते हैं, संख्या के बारे में जानते हैं? तुम लोग पढ़े तो हो, संख्या के बारे में जानते हो, क्या ऐसी संख्या क्या क्या होते हैं? पूर्ण संख्या जानते हो? हाँ, पूर्ण संख्या क्या होते हैं, नहीं जानते। जो 0 से शुरू होते हैं। प्राकृत संख्या, परिमेय संख्या, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ये 0 क्या परिमेय संख्या है? आपके 9th के बुक में यही प्रश्न दिया है, डिटो कॉपी पेस्ट दिया। 1.2 का तीसरा प्रश्न देखोगे ना तो यही है, 0 एक परिमेय संख्या है। हम लोग देखो जान रहे हैं, लेकिन कुछ कन्फ्यूजन है ना, आज के क्लासेस से ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। इतने बेसिक, इतने 0 लेवल से पढ़ाएंगे कि ये सब सभी कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। आ जाओ बालक, हम यहाँ संख्या के बारे में पढ़ेंगे। क्या, किसके बारे में? संख्या के बारे में। क्या संख्या 11th में काम देंगे आंसू भैया? हाँ बालक, देंगे। इसीलिए हम लोग तो शुरू कर रहे हैं ताकि 9th 10th 11th के कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाए। संख्या को बोलते हैं हम क्या, नंबर। क्या, नंबर, ओके। एक चीज़ बताते हैं बालक, कोई चीज़ ऐसे ही जन्म नहीं लेता है। जब हम लोग को ज़रूरत पड़ता है ना, तब हम लोग खोजते हैं। इसीलिए कहावत कहा गया है, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। जब हम लोग को आवश्यकता पड़ता है तब हम लोग आविष्कार करते हैं कोई भी चीज़ का। जैसे कि बाई चांस यहाँ से तुमको, पहले एक समय था कि पहले बाइक उक नहीं थे ना, तो हम लोग पैदल जाते थे, लेकिन फिर पता चला कि दूरी जाना दूर पड़ता है तो साइकिल आया। उसी तरह ज़रूरत पड़ते गया तो बाइक आया। तो जैसे जैसे ज़रूरत पड़ता है हम लोग खोज करते हैं।
तो सबसे पहले हम लोग को मनुष्य को गिनने का ज़रूरत पड़ा। क्या? गिनने का, कि यार यहाँ क्या कितना चीज़ है, गिनो। तो जब गिनना शुरू किया तो बोला कि यार मेरे पास गिनने की चीज़ ही नहीं है। तो उस समय हमारे संख्या खोजे, तो पहले जो संख्या खोजा ना, उस संख्या का नाम है प्राकृत संख्या। क्या है? प्राकृत संख्या। और यही संख्या को हम इंग्लिश में बोलते हैं क्या? नेचुरल नंबर। ये संख्या क्या होते हैं? गिनने वाली संख्या होते हैं। क्या होते हैं? गिनने वाली संख्या। क्या होते हैं? गिनने वाली संख्या। नेचुरल नंबर मतलब होता है गिनने वाली संख्या। बालक, गिनने वाली संख्या कौन कौन होते हैं? क्या तुम कभी गिनती यहाँ से गिने हो? हम तुमको अगर बोल दें कि ये क्लासरूम में कितना लड़का है, तो ये ऐसे गिनती किए 0 1 2 3 4। 0 से नहीं शुरू किए, कहाँ से शुरू किए? 1 2 3 4 5 6, ऐसे ना। तो हम लोग गिनने वाली संख्या कहाँ से शुरू होते हैं? 1 से। तो 1 2 3 4, और गिनती मेरा करोड़ अरब अनंत तक जाते हैं। तो ये सब संख्या क्या हो गए तुम्हारे? प्राकृत संख्या हो गए। बाय चांस यहीं से हम तुम्हारे निमोनिक्स को जन्म देते हैं। क्या? निमोनिक्स को क्या देते हैं? निमोनिक्स। ये क्या हैं? ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे, यूट्यूब पे ढूंढोगे नहीं मिलेगा। ये आसू भैया का निमोनिक्स है। निमोनिक्स होते क्या हैं? कोई भी जटिल चीज़ को एकदम परमानेंट याद रखने का एक तरीका है। परमानेंट मतलब अगर आप नींद में भी हो और कोई बंदा अगर पूछ देगा तो भी आप बता दोगे, ऐसा चीज़ है निमोनिक्स। निमोनिक्स देखो बालक, प्राकृत हम लोग कैसे लिखते हैं? ऐसे ना। तो ये लाइन टेढ़ा है, इसको हम सीधा कर देंगे तो क्या बनाता है? 1 बनाता है ना, है ना। तो ये टेढ़ा को सीधा करते हैं तो 1 बनाता है। तो प्राकृत कहाँ से शुरू होगा? 1 से होगा। कोई बंदा इंग्लिश मीडियम है, वो बोलेगा हम नेचुरल नंबर जानते हैं। क्या? नेचुरल। तो नेचुरल में देखो ये लिखते टाइम ऐसे ऐसे कर रहे हो ना बालक, खड़ा कर रहे हो ना, तो इसका मतलब क्या बना रहा है? 1 बना रहा है ना। तो प्राकृत और नेचुरल क्या होते हैं? 1 से शुरू होते हैं। अब जब ऐसा समस्या आ गया कि क्लासरूम में एक भी बंदा नहीं था, और हम उसको बोल दिए कि काउंट करो, गिनो। बोला भैया यहाँ तो एक भी बंदा नहीं है। पहले तो था तो 1 2 3 4 से शुरू कर दिए, लेकिन यहाँ तो है ही नहीं। तो हम कैसे लिखेंगे? तो फिर यहाँ ज़रूरत पड़ा ना कि जब कुछ नहीं रहेगा तो उसको किससे दर्शाएंगे? तब वहाँ से शुरू हो गया पूर्ण संख्या। क्या? पूर्ण संख्या, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर। और ये कहाँ से शुरू होता है? 0 से। 0 1 2 3 4 5 ... यानी पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू हो जाते हैं? 0 से। इसके निमोनिक्स क्या हैं आंसू भैया? निमोनिक्स बता देते हैं। पूर्ण लिखते समय तुम ये देख रहे हो, ऐसे नहीं कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो ना। तो ये तुमको नहीं लग रहा है कि 0 बना रहा है ना। या होल नंबर लिख रहे हो, होल नंबर उस समय एक 0 नहीं लग रहा है। तो जो 0 से शुरू होते हैं उसे पूर्ण संख्या कहते हैं या होल नंबर कहते हैं। हल्का सा हम लोग रिलेट करते हैं, इससे क्या होगा? भूलोगे नहीं, ठीक है। तो पूर्ण संख्या। अच्छा एक चीज़ बता बालक, यहाँ से तुम्हारे क्लास 10th के प्रश्न आने शुरू हो जाते हैं। क्या सभी नेचुरल नंबर पूर्ण संख्या होते हैं? क्या सभी नेचुरल नंबर एक नेचुरल नंबर है क्या पूर्ण संख्या में है? यानी सभी नेचुरल नंबर पूर्ण संख्या होते हैं। यहाँ एक बेहतरीन हम कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं। आ जाओ बालक, अभी तुम लोग एग्ज़ाम दे के आए हो ना। एग्ज़ाम में क्या होते हैं? पास होते हैं और फेल होते हैं। पास होते हैं और फेल होते हैं। देखो अगर हम तुम लोग को जैसे कि लग रहा होगा ये क्या आंसू भैया ये सब क्या बताते हैं, KYC फिर KYT, चीज़ों को हम रिलेट करके पढ़ाते हैं। हम डायरेक्ट KYT पर आ सकते हैं, मज़ा नहीं आएगा भाई। इधर हल्का सा हम क्या किए, मसाला तैयार किए, उसके बाद यहाँ आए। इससे क्या होता है? जीलो होता है। जैसे कि KYC सीख लिए ना, झट से KYT आए, अरे भाई इसके बारे में भी सीख लेते हैं, क्या पता अच्छा चीज़ होगा। तो ऐसे पढ़ने में हम लोग को मज़ा आता है। हम यहाँ तुम्हारे पास क्या लाएँ? पास और फेल। बालक पास और फेल का डिफिनेशन तुमको पता है? पास कब कहलाओगे तुम? पास का डेफिनेशन तुम क्या बोलोगे? ये सब के पीछे बेहतरीन चीज़ हम बताने वाले हैं। तुम्हारे क्लास 11 के एग्ज़ाम कैसे होने वाले हैं?
ऑब्जेक्टिव पता है ना, MCQ सब्जेक्टिव नहीं होगा। एक प्रश्न रहेंगे, 4 ऑप्शन रहेंगे, तुमको ऑप्शन को हटाना पड़ेगा कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो यही होगा आंसर। जैसे कि एक प्रश्न के 3 आंसर गलत हैं, चौथा आंसर सही है, तो उसको जांच करने के लिए तुम्हारे पास 2 तरीके हैं कि तुम सही को डायरेक्ट पकड़ लो, और दूसरा तरीका है तुम गलत को बाहर करते जाओ, जो बच जाएगा वही सही हो जाएगा। तो हम लोग गलत को छांट देंगे, क्योंकि गलत को छांटना ईजी होता है। पास कब कहलाओगे? बताओ बताओ, कुछ भी तो जानते होगे ना। पास तुम कब कहलाओगे क्लास 10th के एग्ज़ाम में? छोटू बता। अच्छा, फेल तुम कब कहलाओगे 10th के एग्ज़ाम में? देखो एक लड़का क्या बोला पता है, आंसू भी, अब पास हम कब कहलाएंगे पता है? जब सभी सब्जेक्ट में पास हो जाएंगे। तुम सभी सब्जेक्ट में पास हो जाओगे तो पास कहलाओगे। फिर हम बोले अच्छा फेल कब कहलाओगे? तो बोला कि आंसू भैया एक सब्जेक्ट में अगर फेल कर जाएंगे ना तो फेल कहलाएंगे। क्या वो क्या बोला ये समझो, एक सब्जेक्ट में फेल हो जाएंगे तो हम क्या कहलाएंगे? फेल कहलाएंगे। तो हम बोले हैं कि बालक हम 10th में 2 सब्जेक्ट में फेल हैं, तो हम क्या कहलाएंगे? बोला आंसू भैया आप भी फेल कहलाओगे। बोले यार तुम तो बोला था कि एक सब्जेक्ट में फेल होगा तब फेल कहलाओगे, हम तो 2 में हुए हैं ना भाई, तो तुम्हारे अनुसार तो हम तो सही हैं। बोला नहीं आंसू भैया आप बढ़िया तरीके से फेल किए, तेल मसाला लगा के फेल किए। तो बोले अच्छा सुनो ना, हम 5 सब्जेक्ट में फेल हैं, तो आंसू भैया तो भी आप फेल कहलाओगे। तो बोले इसका डेफिनेशन तुम क्या बोलोगे? बोला आंसू भैया एक सब्जेक्ट में फेल हो ना तो फेल हो भैया, यही आप जानिए, हम उससे आगे नहीं जानते। तो देखो अच्छा, तुम लोग गांव में हो, अभी कुछ दिन पहले रामनवमी का मेला घूमने के लिए गए होगे। तुम लोग पैसे तो अभी कमाते नहीं हो ना, तो घर में ही मांगते होगे मेला घूमने के लिए। तो अच्छा तुम लोग घर में किससे मांगते हो? मम्मी या पापा से मांगते होगे? मम्मी से हम लोग यूजुअली मांगते हैं यार, मम्मी हल्का सा ज़्यादा दे देती है ना। अच्छा तुम लोग पैसा कैसे मांगते हो मम्मी से? जैसे कि 500 रुपया मांगना है तो कैसे मांगते हो? बालक बहुत अच्छी चीज़ बताएंगे इसमें, कैसे मांगते हो कि मम्मी हमको 500 रुपया दो, मेला घूमने के लिए जाना है। देखो तुम लोग कैसे मांगते हो ये देखो, तुम लोग मांगते हो मम्मी हमको 500 रुपया दे दो, हमको मेला घूमने के लिए जाना। लेकिन आपके आंसू भैया स्मार्ट है मैथ में, आपके आंसू भैया कैसे मांगते पता है? अच्छा तुम 500 मांगे, इसका ये मतलब क्या होता है पता है? मम्मी हमको 499 नहीं चाहिए, हमको 600 भी नहीं चाहिए, हमको 500 ही चाहिए। तुम ऐसे मांगते हो हमको 500 रुपया दीजिए, मतलब हमको 500 ही चाहिए, 499 नहीं चाहिए। लेकिन आपके आंसू भैया कैसे मांगते पता है? मम्मी हमको कम से कम, क्या कम से कम 500 रुपया चाहिए, कम से कम हमको 500 रुपया चाहिए। मम्मी हमको 499 तो हरगिज़ बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि हमको कम से कम 500 रुपया चाहिए। लेकिन अगर आप 600 रुपया दे दोगे तो हम ना नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम कम से कम 500 रुपया मांगे। आप 1000 भी दे सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम कैसे मांगते हैं? कम से कम। तो फेल का डेफिनेशन क्या होता है पता है? कि कम से कम एक सब्जेक्ट में फेल। कितने सब्जेक्ट में? एक सब्जेक्ट में फेल। अगर 2 सब्जेक्ट में फेल कर गए हो भाई तो अच्छा से फेल हुए हो। जैसे हमको कम से कम 500 रुपया चाहिए, लेकिन 600 रुपया दोगे तो तुम शर्माओगे क्या? नहीं ना। उसी तरह कम से कम एक सब्जेक्ट में फेल हो तो फेल कहलाओगे, 2 में हो तो बढ़िया तरीके से फेल हो, 5 में हो तो बढ़िया। अच्छा पास का मतलब क्या होता है? सब सब्जेक्ट में पास। क्या? सब सब्जेक्ट में पास, सब सब्जेक्ट में पास। क्या कोई एक सब्जेक्ट में फेल कर जाएंगे तो पास कहलाएंगे कि फेल? अच्छा आंसू भैया बहुत बढ़िया चिकन बनाते हैं, ठीक है, बना के खिलाएंगे यार, कभी साथ में क्लास आओगे तो कभी ना कभी तो पार्टी होते रहते हैं। देखो आंसू भैया बहुत बढ़िया चिकन बनाते हैं। पहला दिन बढ़िया बनाए, दूसरा दिन भी बढ़िया, तीसरा दिन भी बढ़िया, 300 बार बनाए आंसू भैया, एकदम बेहतरीन बनाए समोसा मतलब चिकन। लेकिन 301 बार बनाए ना तो नमक ज़्यादा दे दिए। अब बताओ आंसू भैया बढ़िया चिकन बनाते हैं कि ख़राब बनाते हैं? 300 बार बनाए एकदम मस्त बनाए, 301 बार में बनाए उस समय नमक ज़्यादा दे दिए। बताओ अब क्या हो गया? फेल करने के लिए हमको कितना बार चाहिए? 1 बार चाहिए। क्या 301 बार में हम फेल कर गए चिकन बनाने में? मतलब हम क्या कहलाएंगे? फेल कहलाएंगे। और पास करना है बालक तो परमानेंट तुमको सभी में नमक बढ़िया डालना पड़ेगा। समझ में आ रहा है?
समझ में आ रहा है? आ जाओ अब मुद्दे पे आते हैं। बालक, इसमें करोड़, बालक हम क्या बोल रहे हैं, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होते हैं? मतलब सही के लिए क्या होनी चाहिए, सभी जगह सही होनी चाहिए। क्या एक प्राकृत संख्या पूर्ण है? क्या दो प्राकृत संख्या दो पूर्ण हैं? करोड़ प्राकृत संख्या करोड़ पूर्ण है ना? यानी सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या। ये हम क्या किए, ये बंदा सभी जगह सही चिकन बनाया है, यहाँ सभी जगह आ गया है ना। लेकिन अगर हम बोलें बालक, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होते हैं? बताओ, सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होते हैं? तुम बोलोगे आशु भैया एक पूर्ण संख्या प्राकृत में है, दो पूर्ण संख्या प्राकृत में है, करोड़ पूर्ण संख्या प्राकृत में है, यानी आशु भैया ये सभी जगह सही 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 चल रहा है। लेकिन यहाँ तुमको नहीं दिखा जीरो पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है क्या? अरे गलत कहने के लिए एक जगह गलत चाहिए कि सभी जगह गलत चाहिए? क्या एक जगह गलत मिल गया? क्या मिल गया ना बालक? तो सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होते हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत होते हैं? क्यों नहीं होते हैं? एक जगह गलत चाहिए। और यही पहला दिन ही ये चिकन में नमक ज़्यादा डाल दिया था, है ना? ये समझ में आ रहा है? अगर ये समझ में नहीं आ रहा है ना, तो एक और तरीके हम बताएंगे। मेरे पास एक प्रश्न को सॉल्व करने के 1000 तरीके हैं। हम ऐसे वैसे मैथ्स के टीचर नहीं हैं। हम एनडीए लेवल के पढ़ाते थे ना, तो एक प्रश्न को सॉल्व करने के लिए मेरे पास मिनिमम 5 तरीके हैं। ठीक है, अभी ये सभी चीज़ बता देंगे। अब यहाँ से मेरे पास नया नंबर आता है पूर्णांक। क्या आता है? पूर्णांक, जिसे हम कहते हैं इंटीजर। क्या कहते हैं? इंटीजर। क्या कहते हैं? इंटीजर। ये क्या होते हैं बालक? इसमें जितने पॉजिटिव संख्या हैं सभी आ जाएंगे, जितने निगेटिव संख्या हैं सभी आ जाएंगे, और जीरो भी इसमें आ जाएंगे बालक। पॉजिटिव भी आएगा, निगेटिव भी आएगा, जीरो भी आएगा। कौन सी संख्या नहीं आएगा? पूर्णांक मतलब एक तुम चीज़ समझते होगे, ये बोलता है कि हमको पता है, ये गाना सुने हो, हमारी अधूरी कहानी। सभी के कहानी अधूरी हुई होंगे, अभी तक पूरा तो नहीं हुआ होगा यार। बहुत अच्छा, या पूरा कर लियो भाई? चलो आ जाओ, यहाँ आ जाओ, हल्का सा हम लोग बातें भी करेंगे यार। ठीक है, देखो पूर्णांक क्या होते हैं पता है? ये बोलता है अधूरी कहानी नहीं चाहिए हमको, अधूरी कहानी नहीं चाहिए हमको। जो भी कहानी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? पूर्ण होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए। अधूरी कहने का मतलब 1/2। देख रहे हो आधा बोल रहा है, 1/2 मतलब क्या होता है? आधा उधा नहीं चाहिए यार, हमको पूरा चाहिए। आधा तुमको चाहिए? बर्दाश्त है तुमको आधा? भाई तुम लोग फ्रेंड को बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, तो आधा क्या बात है यार, है ना? एकदम दिल जलने लगता है ना। तो अधूरी हम लोग को नहीं चाहिए, हम लोग को जो भी चाहिए वो कैसी चाहिए? पूर्ण चाहिए। यानी इसमें आंसू भैया आप एक, हाँ एक है चलेगा, आप 2 भी दे दो चलेगा। क्या 1/2 चलेगा? नहीं भैया। -1 दे दो, माइनस दे दो भैया, चलेगा भैया। जीरो, हाँ भैया नहीं रहेगा वो बढ़िया है मेरे पास, लेकिन आधा नहीं चाहिए हमको। नहीं रहेगा वो बढ़िया है, जी लेंगे, लेकिन आधा में नहीं जी पाएंगे। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहे हैं? मैथ में कहना चाह रहे हो? चलो, तो इसी तरह 3 2 1 0 -1 -2 -3 ये सब सभी किस में आएंगे? तुम्हारे इंटीजर में आएंगे। 1/2 आएगा क्या? नहीं आएगा। क्या 3/2 आएंगे? अच्छा बालक 2/1 आएंगे? आएगा, क्योंकि एक का कोई मतलब नहीं बनता है आंसू भैया किसी के नीचे। समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? लेकिन ये बताओ 2/3 चलेगा? ये नहीं चलेगा। अब बुझा रहा है ना? बुझा रहा, ये सब नहीं चलेगा। अब यहाँ एक आता है जो तुम लोग क्लास 10th में धजिया उड़ा के पढ़े हो भाई, वो संख्या आते हैं परिमेय आते हैं। क्या बालक यहाँ से अब हल्का सा हम एक बतावें। अच्छा बताओ, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक में आते हैं? आते हैं, क्योंकि तुम बोलोगे आंसू भैया इधर क्या है, ये सब तो वही तो है ना। अच्छा हम बोलें
क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक में आते हैं? तुम बोलोगे ये सब क्या है आंसू भैया, वही तो है। लेकिन अगर हम बोल दें क्या सभी पूर्णांक पूर्ण होते हैं? हो जाएगा। क्या -1 पूर्णांक है, पूर्ण में है क्या? और गलत के लिए हम लोग को कितना जगह गलत चाहिए भाई? एक ही जगह ना। हम आगे चेक करेंगे क्या? नहीं चेक करेंगे। तो -1 इसमें है क्या? यानी सभी पूर्णांक पूर्ण नहीं होते हैं। क्या सभी पूर्णांक प्राकृत होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि -1 यहाँ है। क्या यहाँ लाओगे? 0 यहाँ, तो गलत के लिए एक जगह गलत चाहिए। अब आते हैं क्या परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वैसी संख्या होते हैं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q के रूप में कल से इस बैच में लड़की भी आएगी, ठीक है, टेंशन ना लोगे। लड़का लड़की एकदम सब साथ में पढ़ेंगे हम लोग, ओके। अरे कोई दिक्कत नहीं है यार। अरे बोल खाली हमें बोलता है। अच्छा कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक चीज़ बताओ भाई, कल से लड़का लड़की सब साथ में पढ़ेंगे, ठीक है। और तुम्हारे जो भी सर्कल में होंगे वो सब के वो भी बताओगे। हाँ, इसको जानते हो ना, गोपाल, भरोसा है ना आंसू भैया पे? भरोसा है ना, तो इतना गारंटी देते हैं पूरे ग्रेड में सबसे बेस्ट मैथ पढ़ाएंगे। डीप एकदम 0 लेवल से एकदम टॉप लेवल के प्रश्न करवाएंगे भाई, और वो भी क्लासरूम में। और हल्का सा भी हेडेक नहीं, तुम सोचोगे रटना पड़ रहा है भाई। अभी इसके निमोनिक्स में जाएंगे ना, यूँ बता दोगे आंसर, यूँ कि भैया सभी प्राकृत पूर्णांक होंगे लेकिन सभी पूर्णांक प्राकृत नहीं होंगे। इसके निमोनिक्स हम देंगे, सभी के देंगे। परिमेय संख्या क्या होते हैं? वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। भैया ये P और Q क्या है? इंग्लिश वाला अल्फ़ाबेट है कि कोई नंबर है? तो वही बता रहे हैं, P और Q क्या है? इंटीजर है। इंटीजर कहने का मतलब बालक पूर्णांक है। आधा अधूरा है क्या? नहीं, पूरा पूरी है, इंटीजर हैं। लेकिन आंसू भैया Q खाली 0 नहीं है। इंटीजर में तो 0 आता है ना भैया, आता है। तो P और Q 0 तो हो सकता है, लेकिन एक चीज़ ये बोला है कि आप P को 0 रख दो लेकिन Q को नहीं रखना है। Q को नहीं रखना। ये क्यों नहीं रखना है हम आगे बताएंगे, क्यों नहीं रखना है, ठीक है। अब आ जाओ बालक, परिमेय संख्या। बालक 1 लिख दिए, बताओ 1 परिमेय संख्या है? तुम बोलोगे, बहुत लोग के मन में आ रहा होगा कि आंसू भैया ये P/Q के रूप में कहाँ है? नीचे 1 है ना, क्योंकि हम लोग सभी लोग जानते हैं सबके माथे के ऊपर किसका हाथ रहता है? भगवान का हाथ रहता है ना। गणित में सबके नीचे भगवान का हाथ 1 रहता है, तो इसके नीचे 1 भी तो है ना। क्या P/Q के रूप में है आंसू भैया। दूसरा कंडीशन क्या कहता है? P और Q क्या होनी चाहिए? इंटीजर। इंटीजर में देखो 1 और 1 है ना, 1 और 1 है। तीसरा कंडीशन क्या कहता है कि आप P के जगह आप कुछ भी रखो, Q 0 नहीं होनी चाहिए। Q क्या 0 है कि 1 है? यानी ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई किया ना बालक, तो ये क्या परिमेय कहलाएगा? परिमेय कहलाएगा। बालक बताओ, ये 0 तुम्हारे पास है, क्या है? 0 परिमेय संख्या है? 9th में ही है। 0 के हम लोग जानते हैं सभी के नीचे भगवान का हाथ 1 रहता है ना। देखो पहला कंडीशन क्या बोलता है? P और Q के रूप में होनी चाहिए। P/Q के रूप में है। दूसरा चीज़ क्या कहता है? P और Q क्या होनी चाहिए? 0 और 1 इंटीजर के लिस्ट में आता है। देखो 0 और 1 इंटीजर के लिस्ट में आता है ना, आता है भैया। तीसरा कंडीशन क्या कहता है कि Q नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। क्या Q 0 है कि 1 है? बालक हम P के बारे में कुछ बोले हैं क्या? P कुछ भी हो सकता है यार, लेकिन Q क्या है? 0 नहीं चाहिए, 1 है ना। यानी 0 क्या हो गए? परिमेय संख्या है। अच्छा हम बोल दें -5/2 परिमेय संख्या है। देखो P/Q के रूप में है। पहला देखो P/Q के रूप में है। P का वैल्यू क्या है? -5। क्या -5 पूर्णांक में आते हैं? देखो माइनस आते हैं ना। Q क्या है? 2। क्या 2 पूर्णांक में आते हैं? आते हैं ना। क्या नीचे 0 है क्या? यानी Q नॉट इक्वल टू 0, यानी -5/2 भी पूर्णांक है, ठीक है। समझ में आ गया? तो 1/2 क्या कहलाएंगे? परिमेय कहलाएंगे। 1/2 क्या कहलाएंगे? परिमेय कहलाएंगे। अच्छा बालक एक चीज़ बताओ, क्या 5/1 क्या परिमेय कहलाएंगे? कहलाएंगे।
4/1 परिमेय कहलाएंगे, यानी इसमें जितना भी नंबर है सभी के सभी परिमेय कहलाएंगे। सभी के नीचे 1 लगा देंगे, इसमें जितने नंबर हैं सभी के नीचे 1 लगा देंगे, क्या परिमेय कहलाएगा। इसके सभी के नीचे 1 लगा देंगे तो क्या परिमेय कहलाएगा। यानी सभी प्राकृत परिमेय हैं, सभी पूर्णांक परिमेय है, सभी पूर्ण परिमेय हैं। लेकिन अगर बोलें क्या सभी परिमेय पूर्ण प्राकृत हैं क्या, नहीं, क्योंकि अभी तुम्हें यही देखो बालक 5/2 परिमेय था, क्या यहाँ आया है, क्या यहाँ आया है। और गलत के लिए हम लोग को एक जगह गलत चाहिए कि 20 जगह गलत चाहिए, एक जगह गलत चाहिए यार, समझ में आ रहा है। अब एक छोटा सा बच गया है, टाइम है ना, हाँ, एक बच गया है अपरिमेय। एक क्या बच गया है, अपरिमेय। क्या बच गया है, अपरिमेय। अपरिमेय क्या होते हैं, जिसे हम P/Q के रूप में ना लिख सकें, जिसे हम P/Q के रूप में ना लिख सकें, पहला चीज़। दूसरा चीज़, इसका डेफिनेशन बोलोगे ना, पॉइंट के बाद, क्या पॉइंट, जिसको तुम बोलते हो डेसिमल, डेसिमल के बाद रिपीट ना करें, क्या रिपीट ना करें, क्या रिपीट ना करें। ओके बालक, जैसे कि हम दे दिए 1 2 4 3 7 9 8 7, क्या आगे क्या आएगा पता चल रहा है तुमको, नहीं पता चल रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, अपरिमेय। ओके, अच्छा देखो 1.2222, क्या आगे क्या आ रहा है पता है, 2 रिपीट कर रहा है ना बालक, आगे भी 2, आगे भी 2, आगे भी 2, क्या पॉइंट के बाद रिपीट कर रहा है ना, तो हमको क्या चाहिए, पॉइंट के बाद रिपीट ना करे, ये परिमेय कहलाएगा, ये नॉट परिमेय कहलाएगा। समझ में आया। एक और देते हैं 0.01 001 0001, इसी तरह कर रहे हैं। पहले 1 0 था, 2 0 हो गया, 3 0 हो गया, आगे 4 0, क्या रिपीट कोई चीज़ कर रहा है, नहीं, बढ़ते जा रहा है, 0 बढ़ते जा रहा है, तो क्या इसको हम कहेंगे। आ जाओ, हमारे पास संख्या कितने हैं, 2 संख्या। पहला क्या, वास्तविक, इसे हम कहते हैं रियल नंबर, और ये संख्या को हम कहते हैं क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये तुम लोग क्लास 10th में पढ़ लिए हो ना, वास्तविक संख्या। ये चीज़ तुम्हारे क्लास 11th में है, कहाँ है, क्लास 11th में है। आपके क्लास 11th के सिलेबस में क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। तीसरा चैप्टर वो तुम्हारे भैया वो पढ़े हैं, 11th मेरे से नहीं पढ़ा है, वो दूसरे जगह मूव करके पढ़ा है। लेकिन 12th में इसको पता चला कि नहीं, गिरिडीह में बेस्ट है कौन, आशु भैया, तब ये सब मूव करके आया है। आशु भैया का अपना अलग है, पढ़ के देखोगे ना तब पता चलेगा कि नहीं, सबसे बेस्ट जो होते हैं ना आशु भैया ये है। आ जाओ, रियल नंबर हम लोग कहाँ पढ़े हैं, क्लास 10th में। यहीं आते हैं प्राकृत आते हैं, यहीं आते हैं पूर्ण आते हैं, यहीं आते हैं यहीं आपके आते हैं पूर्णांक के बाद क्या, परिमेय, यहीं आपके आते हैं अपरिमेय, यहीं आपके आते हैं दशमलव, सब यहीं आते हैं। तो यहाँ कौन संख्या आता है भैया, यहाँ भी तो कौन आता होगा ना। तो जो हमारे सामने प्रकट होते हैं उसे हम कहते हैं रियल, लेकिन जो हमारे माइंड में कुछ चलते हैं उसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स। जिसके बारे में हम सोच सकते हैं वो नंबर को, वही नंबर क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, ये हम क्लास 11th के सिलेबस जब पढ़ाएंगे उस समय बताएंगे। ठीक है, अब आते हैं निमोनिक्स। जो तुम लोग को हम बताए थे कि निमोनिक्स बताएंगे, सभी प्रश्न को 1 सेकंड में सॉल्व कर लोगे। मेरे पास पहला संख्या क्या आया था, नेचुरल आया था। उसके बाद दूसरा क्या आया था बालक, पूर्ण, क्या पूर्ण, जिसे हम कहते थे हॉल। तीसरा क्या आया था, पूर्णांक, जिसे हम कहते हैं इंटीजर। उसके बाद क्या आया था, परिमेय। क्या परिमेय और अपरिमेय अलग अलग है ना। जो परिमेय होते हैं वो अपरिमेय होते हैं, नहीं होते हैं। जो परिमेय होते हैं वो अपरिमेय नहीं होंगे, जो अपरिमेय होते हैं वो परिमेय नहीं होंगे। तो परिमेय से अलग क्या होते हैं, अपरिमेय। अपरिमेय का गोला कहाँ बनाओगे, इधर बनाओगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं इससे ये बिल्कुल अलग है।
और ये सभी संख्या को एक बक्सा में बंद कर दोगे तो यही बक्सा को हम बोलते हैं वास्तविक संख्या। क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या, जिसे हम कहते हैं रियल नंबर। इसे हम बोलते हैं रैशनल, इसे हम बोलते हैं इरेशनल, इरेशनल। ठीक है बालक, अब देखो तुम लोग को दो साइन यूज करने हैं। यहाँ हम तुम लोग को क्या बता रहे हैं? निमोनिक्स। अगर तुम लोग, हम YouTube पे क्लास 10th को भी पढ़ाते हैं, अगर YouTube पे पढ़े रहते हैं ना तो यहाँ से एक दो प्रश्न तुम लोग झट से बना देते, 1 सेकंड, विदिन सेकंड। निमोनिक्स ये है, जब भी तुम अंदर से बाहर जाओगे तो ट्रू बोलोगे। क्या? जब भी तुम बाहर से अंदर जाओगे तो क्या बोलोगे? फॉल्स। ठीक है, अब हम क्या बोल रहे हैं, तुम्हारे क्लास 10th के एग्जाम में यही प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न, सभी प्राकृत पूर्णांक होते हैं। आया था इस बार कोई एक प्रश्न इसी तरह का आता है। सभी प्राकृत पूर्णांक आते हैं, सभी परिमेय अपरिमेय होते हैं, यही सब आते हैं ना। तुम अब ना क्लास 10th का बुक खोलोगे ना तो देखना यही प्रश्न रहते हैं। देखो बालक, हम क्या बोल रहे हैं? सभी इसे हम क्या बोल रहे हैं? प्राकृत ना। क्या बोल रहे हैं? सभी प्राकृत परिमेय होते हैं। क्या बाहर जा रहे हो कि अंदर जा रहे हो? बाहर। बाहर के लिए हम क्या बोले हैं? तो ट्रू यार। तो सभी प्राकृत परिमेय होते हैं, सत्य, क्योंकि ट्रू मतलब क्या सभी प्राकृत पूर्णांक होते हैं? बाहर जा रहे हैं कि अंदर? बाहर के लिए नियम क्या है? ट्रू। तो क्या सभी प्राकृत पूर्णांक होते हैं? होते हैं। लेकिन बालक, क्या सभी परिमेय प्राकृत होंगे? कैसे पता चला? अंदर जा रहा है ना। तो क्या हम नंबर के बारे में नहीं भी जानेंगे ना, तब भी हम लोग प्रश्न को सही कर लेंगे। कहाँ? MCQ में। कहाँ? तो आपको इस तरह के हज़ारों निमोनिक्स मिल जाएंगे। आज के क्लासेस को यहीं हम ख़त्म करते हैं। टिल देन बाय बाय। वीडियो अपलोड कर देंगे, तुम लोग देख लोगे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दोगे और बताओ कि मैथ पढ़ के देखो आंसू भैया के पास, लगेगा कि मैथ को रट नहीं रहे हैं, मैथ को मैं जी रहे हैं। क्या ये रटना है? बताओ तो। डायरेक्ट बोलोगे बाहर जा रहे हो फॉल, ट्रू, अंदर आ रहे हो फॉल। ठीक है, बाय बाय। रुक जाओ, अभी हल्का सा बातें भी करते हैं हम लोग।